हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जिसने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो ये वीडियो देख लो। इसमें सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस कवर है, पूरा सिलेबस कवर है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ करवा रही हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हैं, पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा विद इन 2 डेज। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपनी मैराथन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? वो प्रेफरेंस शेयर जिनके पास कन्वर्जन का राइट होता है। किस में कन्वर्ट होने का? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब दोज प्रेफरेंस शेयर्स हु हैव राइट टू कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर्स। कौन देता है ये राइट? कंपनी देती है। कब कंपनी कब आपको ये राइट देगी? जब आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, तभी आपको ये राइट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर प्रीमियम? व्हाट इज शेयर प्रीमियम? जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा चार्ज करती है वो क्या होता है? आपका शेयर प्रीमियम। मान लेते हैं शेयर की फेस वैल्यू है आपके, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और कंपनी शेयर इशू कर रही है 15 रुपीज़ में। तो ये जो 5 रुपीज़ कंपनी ने क्या लिए हैं आपसे? प्रीमियम लिए हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो फेस वैल्यू के अबव चार्ज करती है कंपनी, उसे क्या बोलते हैं? शेयर प्रीमियम। डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Differentiate between reserve capital and capital reserve. Reserve on the basis of time when it can be used. Answer, reserve capital can be used only at the time of winding up, whereas capital reserve can be used during the life of company. देखो, reserve capital मतलब कंपनी जो पैसा कैपिटल से कुछ रिजर्व में जमा करती है। क्यों जमा करेगी? कुछ अनहैपनिंग हो गई कंपनी में, कोई कंटिजेंट लायबिलिटी आ गई उसके लिए। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जब कंपनी शेयर फोरफिट करती है और उन्हें री इशू करती है, तो वो पैसा कौन से अकाउंट में जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो ये डिफरेंस किस में है? रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? द रिलेशनशिप बिटवीन असेट एंड लायबिलिटीज क्या होता है आपका? अकाउंटिंग इक्वेशन। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं ये? क्योंकि अकाउंटिंग कौन से कॉन्सेप्ट पे चलती है? डबल एंट्री सिस्टम पे, डुअल कॉन्सेप्ट पे चलती है। जितनी एसेट हैं उतनी ही क्या होंगी? आपकी लायबिलिटीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो फैक्ट्स, वो पॉलिसीज जो आप अडॉप्ट करते हो क्या बनाने में? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए? एकदम राइट होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होना चाहिए, और आप उससे फॉलो करोगे तो आपको क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो और आपको उससे कोई भी बेनिफिट अराइज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बेनिफिट किसके हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। अच्छा, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके? अकाउंटिंग के। देखो, फर्स्ट है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। देखो, इनके अंदर क्या होता है? डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने फॉलो की हैं, आप उन्हें कहाँ दिखाओगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे। और ऐसा क्यों करते हैं? जिससे हमें पता रहे कि हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, और आउटसाइडर्स को भी ये पता रहेगा कि ये कंपनी या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी पॉलिसीज फॉलो करती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब आप सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे दिखाओगे? कॉस्ट पे दिखाओगे। ठीक है, बढ़ाकर अमाउंट आप नहीं दिखाओगे। ठीक है, अच्छा, ये जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं अपने कौन से? एक गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मतलब आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपका नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद करने का कोई प्लान नहीं है। तो आप गोइंग कंसर्न अगर अजम्पशन फॉलो कर रहे हो तो क्या इसे डिस्क्लोज करोगे? बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करेंगे।
ये क्या है, बेसिक अजम्पशन है, ये ऐसा माना जाता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन इसे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं फॉलो करते हो तब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमें बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उन्हें डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हम मनी के टर्म्स में मीजर नहीं कर सकते, लेकिन हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग को मीजर नहीं कर सकते, है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर आपसे कोई अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक पूछे तो क्या बोलोगे, सारे वो ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मीजर कर सकते हैं उसकी क्या करते हैं, अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटिंग को मनी में मीजर नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या लिमिटेशन है, अकाउंटिंग असेट्स की वैल्यू को जो ऊपर नीचे होती है उनको क्या करता है, इग्नोर करता है। क्या माना जाता है, आज आपने असेट 1 लाख का खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, बैलेंस शीट में शो होता जाएगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। हर साल असेट की वैल्यू मार्केट के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो अकाउंटिंग इस कॉन्सेप्ट को क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, कोई एसेट खरीदा, उस पर फिक्स रेट से क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन, वही चेंज है हमारे लिए, लेकिन रियलिटी में अलग होता है, असेट की वैल्यू हर साल चेंज होती रहती है। नेक्स्ट देखो, एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट, टू विच कॉन्सेप्ट द रूल इज रिलेटेड। जितना अकाउंट से डेबिट होगा उतना ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल देखो, अच्छा ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट पे। कौन से कॉन्सेप्ट पे, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। क्या होता है बैलेंस शीट में, ये लायबिलिटी साइड है आपकी और ये असेट साइड है, दोनों बराबर आते हैं। ये कौन सा, अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज था, क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन था, जहां पे असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज है। वैसे ही डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट कौन सा प्रिंसिपल है आपका, बैलेंस शीट प्रिंसिपल है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं आपने फर्नीचर क्या करा, परचेज करा, फर्नीचर परचेज किया आपने कैश में। अब जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा, तो एक असेट आ रहा है, तो फर्नीचर को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, और कैश में परचेज किया है तो दूसरा असेट जा रहा है। कौन सा असेट जा रहा है आपका, कैश जा रहा है, तो कैश को क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। तो एक असेट गया और एक असेट आया, एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया। मान लेते हैं फर्नीचर आपने 10,000 का खरीदा है, तो आप कैश भी 10,000 ही दोगे ना, ऐसा तो नहीं है आप 5,000 कैश दे दोगे। अगर आप मान लेते हैं आपने कम पैसे दिए तो बचे कुछ किस में जाएंगे, लायबिलिटी बन जाएगी, आपको बाद में देने हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर डेबिट में 10 आ रहा है नीचे क्रेडिट में 5 आ रहा है, बिल्कुल कभी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ ऐसे प्रिंसिपल, कुछ ऐसे मेथड्स जिन्हें आप फॉलो करते हो अपनी अकाउंटिंग करते वक्त। आप क्या करते हो, बिजनेस में अकाउंटिंग करते हो, सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, जो मेथड और प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे उनको मिला के क्या बोल दिएगा, पॉलिसी बोल गया। मेथड प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू पॉलिसी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस अलग है और आप अलग हैं, ठीक है। आप ओनर हो, आपको अलग काउंट किया जाएगा और आपके बिजनेस को अलग काउंट किया जाएगा। हम बेसिकली किसके लिए अकाउंटिंग करते हैं, अपने खुद के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए, हम अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, है ना। एग्जाम्पल मान लेते हैं आप फ़ोन पे बात कर रहे हो ना, आपके नेटवर्क चले गए, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि यार मुकेश भाई सही से काम नहीं कर रहे, क्या बोलोगे आप, जियो सही से काम नहीं कर रही, क्यों, सेपरेट एंटिटी, कंपनी क्या है, अलग है और आप अलग हो, दिस इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका गोइंग कंसर्न। अभी बताया आपका ना अभी ना नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद करने का कोई भी प्लान नहीं है। आप इस इंटेंशन से बिजनेस नहीं कर रहे हो कि मेरा काम हो गया मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप क्या चाहते हो, मैं आज भी बिजनेस करूंगा, कल भी करूंगा और नियर फ्यूचर में भी बिजनेस करता रहूंगा।
और प्रॉस्पेरिटी गेन करता रहूँगा, मतलब मुझे मोर प्रॉफिट्स होता रहेगा फ्यूचर में। व्हाट डू यू मीन बाय डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? वही डेबिट और क्रेडिट, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, पहले सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था, अभी भी अपन अपने सिलेबस में पढ़ते हैं एक चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है, हम कच्चे रिकॉर्ड्स बनाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, उसमें बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि कैश आ रहा है तो कौन सा सेट जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करता, वो बस रफ एंट्री करता है, फिर उसके बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, फुल फाइनेंशियल्स बनाते हैं। लेकिन अभी कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग बेस ही डबल एंट्री सिस्टम पे है, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। व्हाट इज इक्विटी? देखिए, व्हाट इज इक्विटी, बिजनेसमैन जब बिजनेस करेगा तो बिजनेस में क्या लगाएगा, वो पैसा लगाएगा, उस पैसे को क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल बोलते हैं। कंपनी के केस में ऐसी कैपिटल को क्या बोलते हैं अपन, इक्विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विटी। मान लेते हैं राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 5 लाख रुपए लगाए, राम ने जो पैसे लगाए उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। और अगर उसने कंपनी खोली तो उसे क्या बोल देते हैं, इक्विटी। इक्विटी मतलब राम ओनर है इस बिजनेस का, उसने क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है। व्हाट इज अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंटिंग, क्या होती है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर उनकी समरी बनाते हैं, और समरी बना के प्रॉपर क्या कर देते हैं, उनका डिस्क्लोजर कर देते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कहाँ होती है, जर्नल में होती है। ठीक है, उनको क्लासीफाई कहाँ करते हैं अपन, लेजर में करते हैं, और उनकी समरी किधर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में उनकी समरी बना देते हैं, और फिर उसको डिस्क्लोज कर देते हैं बैलेंस शीट के माध्यम से। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर समरी बनाकर उन्हें डिस्क्लोज कर देते हैं। कौन से मैनर में, इन सच अ स्पेसिफिक मैनर। आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और मेथड फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी पॉलिसीज हम फॉलो करेंगे उनको क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आप इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट क्यों है, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो। साइंस क्यों है, आप उनको रिकॉर्ड तो करोगे लेकिन पर्टिकुलर मेथड से करोगे, पर्टिकुलर रूल्स को वो फॉलो करते हुए करोगे, इसलिए क्या बोला जाएगा उनको, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जरूर लिख के आना अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये वाली लाइन। ठीक है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सेम जो अपन ने अभी क्वेश्चन पढ़ा, ट्रांजेक्शन्स को क्या करो, रिकॉर्ड करो। अच्छा, रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, जर्नल में होगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग जर्नल के अलावा और कहाँ कर सकते हैं अपन, सब्सिडरी बुक्स में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, सब्सिडरी बुक्स। कितनी होती है सब्सिडरी बुक, 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं। जो बिजनेस थोड़े बड़े होते हैं, जो बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो जर्नल नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, अरे कौन इतनी सारी बुक्स को बार बार फेरेगा, है ना, उनसे लेजर बनाने में बहुत अपन को प्रॉब्लम आती है, इसलिए क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स। कि भाई देखो, परचेज की अलग बुक है जिसमें हम सारी परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, सेल की अलग बुक है जिसमें हम सारी सेल को रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे ही रिटर्न्स की अलग बुक है जिसमें हम सारी रिटर्न्स को रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न की अलग बुक होती है और सेल्स रिटर्न की अलग। ऐसे ही बिल रिसीवेबल की अलग बुक है और बिल पेबल की अलग बुक है। एक कैश बुक बनेगी जिसमें सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट क्या बनेगी, जर्नल प्रॉपर। जो कहीं नहीं आया वो कहाँ जाएगा, आपका जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। ठीक है, याद आ रहा है कुछ 11th-12th का?
आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट मतलब बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट, टोटल जितना आपने कमाया, मतलब जितनी आपकी इनकम है, जितना आपका रेवेन्यू है, उसमें से क्या माइनस कर दो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब आउटसाइड कॉस्ट, सारी कॉस्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे कि मान लो आपने बिजनेस करा, आपके खर्चे होते हैं सैलरी, वेज, रेंट, सबको क्या कर दो, माइनस कर दो। इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त आपके जो खर्चे लगे उन्हें भी माइनस कर दो, और जो प्रॉफिट हुआ आपको नॉर्मल बिजनेस में, जो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ उसे भी माइनस कर दो। जो बचेगा आपके पास क्या है, वो इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब जितना आपने कमाया उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो, सारी कॉस्ट हटा दो, जो बचेगा वो क्या है आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। हमेशा इकोनॉमिक प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अपन ने इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस किया और नॉर्मल प्रॉफिट को भी क्या किया, माइनस किया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु फॉर्म द इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, किसने बनाई है कमेटी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट, आईफेक। ठीक है, 1 मार्क में पूछ लेगा वो आपसे। ठीक है, तो आंसर क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है, अच्छा अभी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। कौन करता है, ICAI। और फेडरेशन किसने बनाई है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, प्रिंसिपल, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स, प्रोसीजर, जो भी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज। आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें जो भी रूल्स लगाओगे, जो भी पॉलिसीज लगाओगे, जो भी प्रिंसिपल लगाओगे, आपके मैनेजमेंट ने कौन कौन सी प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, कौन से रूल्स लगाए। अब ऐसा नहीं है जितने रूल्स लग रहे हैं, जितने रूल्स होते हैं वो सारे मैनेजमेंट फॉलो कर लेगा। मैनेजमेंट अपने हिसाब से देखेगा, हमारा अगर ये बिजनेस है तो हमें ये रूल लगाना चाहिए, ये बिजनेस है तो ये लगाना चाहिए। अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो सोचेंगे और उन पॉलिसीज़ को वो क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो जो रूल्स आपने अडॉप्ट किए उन्हें क्या नाम दे दिया यहाँ पे, पॉलिसीज़। ठीक है, तो रूल्स प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर लिए, अब उनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अच्छा देखो, व्हाट डू यू नो अबाउट कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। एक बार आपने जो पॉलिसी फॉलो कर ली, अब आप क्या करो, कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करो। जैसे अपन टाइम टेबल बना लेते हैं तो कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करते हैं, होता नहीं है, बात अलग है, लेकिन फॉलो करना चाहिए। यही है कंसिस्टेंसी। आपने जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी पॉलिसीज एक बार अडॉप्ट कर ली, आप हर साल उन्हें ही फॉलो करो। क्यों करो उन्हें फॉलो, उसका भी रीज़न है। आप क्या कर सकते हो, अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपने इस साल कुछ और फॉलो कर लिया, नेक्स्ट ईयर कुछ और फॉलो कर लिया, अब आप उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए बेस सेम होना चाहिए, इसलिए आपको सेम पॉलिसीज फॉलो करनी है। विच कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ असेट। आप असेट का वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, लिमिटेशन में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था अकाउंटिंग के लिमिटेशन में, कि असेट्स की वैल्यू का इंक्रीज डिक्रीज अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है। वहीं से निकल के आ रहा है कि कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। आज आपने असेट खरीदा 1 लाख का, अब उसी पे क्या लगता जाएगा, डेप्रिसिएशन। मार्केट में असेट कितनी भी वैल्यू पे हो, आप उसे किस पे दिखाओगे, कॉस्ट पर ही दिखाओगे। मान लेते हैं आपने एक असेट परचेज किया है 50,000 रुपीज़ का, आपने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपने उस पर डेप लगाया 10% से 5,000, अब असेट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 45,000। नेक्स्ट ईयर आप डेप लगा रहे हो 5,000, 40,000 क्या गया, असेट की वैल्यू हो गई। अब आपने मार्केट में देखा जैसा फर्नीचर हमारे पास है वैसा तो किसी के पास नहीं है, अब आपका फर्नीचर एंटीक हो गया, ठीक है। मार्केट में उसके बायर्स हैं और उसको 80,000 में खरीदना चाहते हैं, 75,000 में खरीदना चाहते हैं, तो क्या आप अपने अकाउंट्स में 80,000 रुपये अपना असेट दिखा दोगे, क्या नहीं दिखाना है। कितने पे दिखाओगे, 40,000 रुपये, जो कॉस्ट है उसी पे दिखाओगे। अगर आपने बेचा और आपको फायदा हुआ तब आप दिखाओगे किस पे, प्रॉफिट दिखाओगे P&L में, लेकिन आपको अपना असेट किस पे दिखाना है, कॉस्ट पे ही दिखाना है।
तो असेट वैल्यूएशन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। What do you know about मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? जितने भी आपने खर्चे किए हैं बिजनेस में वो किससे मैच हो जाने चाहिए? आपके रेवेन्यू से। मतलब अगर आपने बिजनेस में खर्चे किए हैं तो उतनी ही आपको क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आना भी चाहिए। अगर आपने सैलरीज पे की हैं तो वर्कर ने काम किया होना भी चाहिए। तो आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? उस पीरियड के मैच हो जाने चाहिए। यही कौन कहता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, इनकम आपके एक्सपेंसेस के बराबर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन अकाउंटिंग टर्म्स में? उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल। ठीक है, नॉर्मल टर्म्स में क्या बोलते हैं? मटेरियल मतलब कोई वस्तु, पर यहाँ मटेरियल का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट। तो जो भी बिजनेस में आपकी मटेरियल है, चाहे कोई वो असेट हो, कोई लाइबिलिटी हो, कोई ऐसा पॉइंट हो, तो आपको क्या करना है? उसे अलग से डिस्क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट किसको बोला जाता है? इम्पोर्टेंट उसे बोला जाता है जिसके होने से इन्वेस्टर्स के, लेंडर्स के डिसीजंस पे क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी जो फर्म है उस पर एक केस चल रहा है, कितने का? 10 लाख की पेनल्टी का केस चल रहा है। तो अब ये फर्म की ड्यूटी बनती है कि आप इस फैक्ट को डिस्क्लोज करो। क्यों? आपके इसके डिस्क्लोज ना करने पर लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया होगा। लोगों ने सोचा होगा अरे यार ये तो बढ़िया कंपनी है, पर क्या बढ़िया कंपनी है क्या? आपकी तो 10 लाख की पेनल्टी का केस चल रहा है। तो आप इसे डिस्क्लोज करेंगे तो लोग अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। कुछ भी छुपाना नहीं है, मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना है। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या कहता है? सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को क्या कर दो? डिस्क्लोज। अगर वो पूछे मटेरियल क्या है तो क्या बताओगे? कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनके होने से हमारे डिसीजंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब वो पूछेगा उनको डिस्क्लोज करना है, बिल्कुल डिस्क्लोज करना है, सारे मैटर्स को डिस्क्लोज करना है। अब देखो मटेरियलिटी अमाउंट के बेसिस पर भी अपन डिसाइड करते हैं। मान लेते हैं मेरा बिजनेस है, मैंने 5 लाख की कैपिटल लगाई है, मोटा मोटी मुझे 40-50 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है और मेरे ऊपर केस चल रहा है 10,000 रुपये का। चलो 1 लाख का केस चल रहा है, इसका मतलब मेरे लिए अमाउंट क्या है? मटेरियल है। अरे 5 लाख का तो पूरा बिजनेस ही है और 1 लाख का मेरे ऊपर केस चल रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी? इसे डिस्क्लोज करूँगी। यहीं पे अगर मेरे बिजनेस पे पेनल्टी चल रही होती 1,000 रुपये की तो क्या ये डिस्क्लोज करती मैं? नहीं, फिर मैं ये डिस्क्लोज नहीं करती। तो अमाउंट तो बिजनेस टू बिजनेस डिफर हो सकती है। ठीक है ना, अगर आपका बिजनेस जैसे मान लेते हैं अंबानी जी का बिजनेस है, रिलायंस है, अब उनके पास 5-10 लाख की कोई पेनल्टी चल रही है तो उसे डिस्क्लोज ना भी करें तो भी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो मटेरियल फैक्ट है ही नहीं। अगर करोड़ों का कुछ हो तो माना जाएगा, लेकिन नॉर्मल बिजनेस के लिए तो ये अमाउंट भी बहुत हो जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1977। याद कर लो, 21 अप्रैल 1977, 21 अप्रैल 1977 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म अकाउंटिंग कन्वेंशन? वो कस्टम और वो ट्रेडिशन जो अकाउंटेंट को गाइड करते हैं क्या बनाते वक्त? अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्रिएट करते वक्त। अकाउंटेंट आपके फाइनेंशियल्स बनाएगा, वो कहाँ से गाइडेंस लेगा? अकाउंटिंग कन्वेंशन से। वो मेथड्स जो पहले से चले आ रहे हैं, पास्ट मेथड्स, तो उनसे क्या लेगा? वो गाइडेंस लेगा। लेते हैं ना अपन पास्ट मेथड से गाइडेंस, अपने पुराने कर्मों से क्या लेते हैं अपन? कुछ इफेक्ट लेते हैं, तो सेम वही अकाउंटेंट क्या लेगा? कॉन्सेप्ट से क्या लेगा? गाइड लेगा और फिर क्या बनाएगा? आपके फाइनेंशियल्स बनाएगा। देखो जब आप अकाउंटिंग करोगे तो किसके हिसाब से करते हैं अपन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कितने स्टैंडर्ड्स हैं?
28 स्टैंडर्ड्स हैं आपके, जिसमें से 2 नहीं है अभी। तो पहला AS है आपका AS1, नाम क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS का नाम क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, AS1 का नाम क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये AS क्या कहता है, जो भी पॉलिसीज, जो भी प्रिंसिपल्स आप अकाउंट्स में फॉलो कर रहे हो उन्हें डिस्क्लोज कीजिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, इनको आपको ऐसे अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये तो माना जाता है कि आप फॉलो कर ही रहे होंगे, और नहीं कर रहे तो कर दो डिस्क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट इन हाउ मेनी कैटेगरीज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाई। 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अलग है और अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस अलग है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को और क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स। क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स। डायरेक्ट पूछ लेगा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पोस्टुलेट, फिर सोचते रह जाओगे अरे ये तो कैसा वर्ड आ गया। कॉन्सेप्ट का ही दूसरा नाम है। नेम एनी 4 ऑफ द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स। देखो पूछ लिया, फर्स्ट मनी मेजरमेंट, सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, डुअल एस्पेक्ट। हम सारे ऊपर अलग अलग से पढ़ के आए हैं। मनी मेजरमेंट मतलब जिस भी ट्रांजेक्शन की हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसी की क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। गोइंग कंसर्न, आपका ना आज नकल बिजनेस को बंद करने का कोई प्लान नहीं है। डुअल एंट्री सिस्टम, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। और नेक्स्ट क्या है आपका, सेपरेट एंटिटी, बिजनेस अलग है और आप अलग हो, और हम अपने लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम टाइम बेसिस पर अलॉट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब ऐसा तो नहीं है कि साल भर की बिजली का बिल आपको जनवरी में दे दिया जाएगा, नहीं, जैसे जैसे टाइम जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, ठीक है। तो जनवरी का बिल जनवरी में, फरवरी का फरवरी में। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आप टाइम बेसिस पर डिफाइन करते हो, जैसे कि रेंट। अगर आप 6 महीने रहे हो तो उन 6 महीने का रेंट जाएगा। अब ऐसा नहीं है आज ही आप सारा रेंट दे दो रहने का, मान लेते हैं बीच में आपने कला दिया, फिर ऐसा। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, जब खरीदोगे तब खर्चा लगेगा। सैलरीज, एम्प्लॉइज काम करेंगे तब आप उन्हें पैसा दोगे, ठीक है। ऑफिस के कुछ खर्चे, पोस्टेज के खर्चे, तो खर्चा जब होगा तब आप रिकॉर्ड करोगे। कौन से खर्चे, ये टाइम बेसिस पर अलॉट होते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन कंपनी से। कंपनी इन हाउ मेनी वेज द परचेज प्राइस कैन बी पेड बाय परचेजिंग कंपनी। एक होती है आपकी वेंडर कंपनी। वेंडर मतलब क्या होता है, सेलर। एक होती है आपकी परचेजिंग कंपनी। अब सेलर कंपनी, वेंडर कंपनी क्या करेगी, सेल कर रही है। परचेजिंग कंपनी कौन है, जो परचेज करा है। एक तरीके से ये सेलर है और ये कस्टमर है। अब कस्टमर सेलर को कैसे पे करेगा, कैश में पे कर सकता है, या फिर कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स दे देगी। देखो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली कंपनीज के लिए ही है, क्योंकि कंपनीज ही शेयर इशू कर सकती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में शेयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो परचेजिंग कंपनी क्या दे देगी, अपना शेयर दे देगी अगर उनके पास पैसे नहीं है तो, या फिर क्या देगी, कैश देगी, या फिर क्या दे सकती है, डिबेंचर दे सकती है। डिबेंचर और शेयर क्यों दे रही है कंपनी, क्योंकि सेलर कंपनी फिर क्या कर सकती है, उन्हें मार्केट में सेल आउट करके पैसा रिकवर कर सकती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करो, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। देखो एक चैप्टर पढ़ा था अपन ने, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम मतलब हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे अपन अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी।
वैसे ही बिजनेस में किसका इंश्योरेंस होगा, अपने स्टॉक का इंश्योरेंस होगा। किसका, स्टॉक का। बिजनेसमैन के लिए स्टॉक ही क्या है, उसका वैल्यूएबल एसेट है। मान लेते हैं सामान जल गया, चोरी हो गया, तो बिजनेसमैन क्या करवाता है, उसका इंश्योरेंस करवाता है। ठीक है, अब इंश्योरेंस क्लेम अपन ने पढ़ा था दो तरीके से, एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। चलो इसे समझते हैं। फर्स्ट आता है आपका लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक मतलब देखो, ये आपकी ईयर है 1/4/2023 से 31 मार्च 2024। जून 2023 को क्या होता है, आपके बिजनेस में आग लग जाती है ना। आग लग जाएगी तो क्या होगा, स्टॉक जल जाएगा। इस दिन क्या स्टॉक था, हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, हमें क्लेम देगी। तो हमने किस चीज का क्लेम लिया, हमारे स्टॉक का जो नुकसान हुआ हमने उसका क्या लिया, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया है। इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। जो भी स्टॉक का नुकसान हो गया उसको रिकवर करने के लिए हमने क्या ले रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। स्टॉक के नुकसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। ठीक है, ये तो था, तब हम सिर्फ स्टॉक का क्या लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्या था, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, और इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस। लॉसेस देखो, इसमें क्या होगा, साल के बीच में आपके आग लग गई बिजनेस में, क्या मान लेते हैं 30 जून को आपके यहाँ आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी आएगी है ना, आपको इंश्योरेंस क्लेम दे देगी। लेकिन क्या बिजनेस उसी स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाएगा जिस स्पीड से पहले चल रहा था, नहीं। बिजनेस को पुराने पेस पर आने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो जो भी टाइम तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी, और इसी को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये जो नुकसान हुआ है आपको किसका, प्रॉफिट का, आग लगने की वजह से आप अच्छे से सेल नहीं कर पाए हो, सेल नहीं हुई तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। उस लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए आप क्या ले रहे हो, पॉलिसी ले रहे हो। देखो बिजनेसमैन जितने तरीके से बच सकता है ना उतने तरीके से वो बचने की कोशिश करेगा। स्टॉक की पॉलिसी अलग लेगा, प्रॉफिट की पॉलिसी अलग लेगा। आगे समझ में, सुना था क्या? अच्छा चलो उसी में एक दो टर्म्स और बताती हूँ। जब हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा तो हमें क्या, किसका नुकसान हो गया, हमारे प्रॉफिट का नुकसान हो गया। अच्छा यहाँ इस पीरियड में सेल भी कम हुई होगी आपकी, ठीक है। मान लेते हैं 30 जून से लेके और 31 अक्टूबर तक आपका बिजनेस डिस्टर्ब ही रहा, ठीक है। 31 अक्टूबर तक आपका बिजनेस अगर डिस्टर्ब रहा तो आपकी उस बीच सेल भी कम हुई होगी। और इसी पीरियड में लास्ट ईयर 30 जून 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक, इस पीरियड में जो आपको सेल हुई है और करंट पीरियड में जो आपको सेल हुई है उनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, शॉर्ट सेल। क्या बोलेंगे, शॉर्ट सेल, मतलब सेल में कमी। देखो आग लगने की वजह से बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने स्टॉक जलने का पैसा दे दिया। अगर आपने प्रॉफिट वाली पॉलिसी ले रखी है तो प्रॉफिट के नुकसान का भी इंश्योरेंस कंपनी क्या दे देगी, आपको पैसा दे देगी, ठीक है। जितनी सेल कम हुई उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट सेल बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो 1 मार्क क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। देखो व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सेल, तो स्टैंडर्ड सेल और एक्चुअल सेल के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे, शॉर्ट सेल्स बोलेंगे। विच प्रोविजन अप्लाइज टू लीज कॉन्ट्रैक्ट, याद कर लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870
टू। लीज के ऊपर कौन सा प्रोविजन लगता है? कोई अलग लीज का प्रोविजन नहीं लगता है, सेम प्रोविजन लगता है जो हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना उनमें लगता है। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन लगते हैं लीज में भी, क्योंकि लीज में क्या कर रहे हैं हम, आपस में दोनों पार्टी बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रही है, एक बेचने का और एक खरीदने का, लीज पे लेने का और लीज पे देने का। ठीक है, तो कौन सा एक्ट लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। लीज का मतलब क्या होता है? जहां पे लेसर बोलता है कि आप मेरे असेट का क्या ले लो, अधिकार ले लो, और उसके बदले मुझे क्या दे दो? पैसे दे दो। तो मैं आपको आपके अपने असेट को यूज करने का क्या दे रही हूँ? राइट दे रही हूँ। मैंने असेट नहीं बेचा है, क्या दे रही हूँ? सिर्फ अधिकार दे रही हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक कैमरा है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मेरे पास एक कैमरा है, मैंने आपको उसको लीज पे दे दिया। ठीक है, हर महीने मैं आपसे 5000 पर मंथ की क्या लेती हूँ? लीज देती हूँ। ये लीज एग्रीमेंट हमारा 2 साल तक का है। अब इसका मतलब 2 साल बाद आप मुझे मेरा कैमरा वापस नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करोगे, क्योंकि क्या है, खरीदा नहीं है आपने, किराए पे लिया है, लीज पे लिया है। ठीक है, लेते ना बिल्डिंग्स लीज पे लेते हैं अपन, होटल्स, हॉस्पिटल्स, जो भी आप ये बैंक्स देखते हो, ये कैसे होते हैं? गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं होती, वो किसी अपने जैसे लोगों की बिल्डिंग होती है। अपन लोग क्या देते हैं उन्हें? गवर्नमेंट को रेंट पे दे देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? लीज। डिसएडवांटेज क्या है लीज सिस्टम का? अब मान लेते हैं आपने मेरे से कैमरा लीज पे ले लिया और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपका तो नुकसान हो गया। तो यही मेन डिसएडवांटेज है किसका? लीज का। जो लेसी होता है, जो लेसी मतलब जो यूज करता है असेट को, उसको टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस का क्या नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। ठीक है, एक बार ये तो करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लीज टर्म? जितने टाइम के लिए आपने मेरे से लीज लिया उसे क्या बोलेंगे? लीज टर्म बोलेंगे। ये देखो, डिफाइन मिनिमम लीज पेमेंट, द पेमेंट ओवर विच लीज टर्म दैट द लेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक टुगेदर विद रेजिडुअल वैल्यू। लीज पेमेंट मतलब जो पैसा कौन देगा आपको? लेसी देगा। लेसी कौन है? देखो दो टर्म है इसमें, एक है लेसर, लेसर मतलब जिसका असेट है, जो यूज करने के लिए दे रहा है, और लेसी कौन है? जिसे दे रहा है। लेसर कौन है? जो दे रहा है, और लेसी कौन है? जो असेट का राइट ले रहा है। ठीक है, तो द पेमेंट ओवर द लीज टर्म, जो लेसी पेमेंट करेगा पूरे लीज टर्म के साथ, किसके? टुगेदर विद रेजिडुअल वैल्यू, जो भी रेजिडुअल वैल्यू है उसके साथ, उसे क्या बोलेंगे? मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? लेसर और लेसी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, सब लीज क्या होता है? मान लेते हैं मैंने अपना कैमरा आपको लीज पर दिया, आपने अपने दोस्त को दे दिया, ये क्या हो गया? सब लीज हो गया। कौन से एक्ट के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स लगेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रूल भी हमारे सब लीज पर लगेंगे। आ जाओ अब, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ नेट असेट ओवर परचेज कंसिडरेशन? नेट असेट्स की वैल्यू है आपकी 50 लाख, और आपने परचेज कंसिडरेशन दिया है 20 तो बहुत कम हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन है आपका 40 लाख का। ठीक है, द एक्सेस ऑफ नेट प्रॉफिट ओवर परचेज कंसिडरेशन, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। देखो इधर, नेट असेट, मान लेते हैं आप एक कंपनी हो जो अपनी कंपनी को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। आपके नेट असेट की वैल्यू आ रही है 5 लाख रुपीज, आपके असेट मिलाकर कितने? 5 लाख। नेट असेट मतलब टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये हो गई आपकी नेट असेट्स। अब परचेज कंसिडरेशन पीसी, वो पैसा जिसमें आपस में आपकी बात हुई है कि आप मुझे इतना पैसा दोगे, तो मान लेते हैं पीसी है आपका 3 लाख, खरीदने वाले को तो फायदा हो गया, 5 लाख का माल उसे कितने में मिल गया? 3 लाख में मिल गया। ये 2 लाख का क्या हो गया आपको?
कैपिटल प्रॉफिट होगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये बिजनेस खरीद बेच रहे हो आप तो ये आपको प्रॉफिट होगा, से क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। अच्छा रिवर्स केस होता तो असेट की वैल्यू है 4 लाख, कंपनी ने खरीदा है 6 लाख में, क्या हो गया, खरीदने वाले को क्या हो गया, नुकसान हो गया। ये क्या आ गई आपकी 2 लाख का गुडविल आ गई। ऐसा माना जाएगा कि जिससे भी आपने बिजनेस खरीदा उनकी क्या है मार्केट में गुडविल है, तो ऑब्वियसली वो परचेज कंसिडरेशन आपसे क्या लेंगे, हायर चार्ज करेंगे, है ना, बढ़िया वैल्यू होगी उनकी, तो इसलिए 4 लाख के असेट की उन्होंने कितनी वैल्यू मांगी, 6 लाख। आप दोगे, बिल्कुल दोगे, अगर आपको खरीदना है, उनकी अच्छी गुडविल है तो आप बिल्कुल दोगे। तो 2 लाख क्या हो जाएगी आपकी गुडविल। तो अगर पीसी ज्यादा है तो गुडविल आएगा और पीसी कम है तो प्रॉफिट आएगा। खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, कम में खरीदा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा में खरीदा तो दिल पे हाथ रख के क्या बोल दो, अरे गुडविल का पैसा दे दिया, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमें लॉस हो गया। ये अपन इंश्योरेंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला समझेंगे प्रॉपर कि जीपी रेट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो नॉर्मल जीपी रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर दो किससे, सेल से, और इनटू करो 100, क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगी। लिख लो, मान लेते हैं कंपनी की सेल कितनी है, 10 लाख है, प्रॉफिट हुआ है आपको 5 लाख का, तो जीपी रेशियो क्या होगा आपका, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 50% क्या है आपका जीपी, इसी को क्या बोलेंगे जीपी रेट, कि आपको 50% की रेट से क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। इंश्योरेंस वाले चैप्टर में हम जीपी अलग तरीके से निकालते हैं, वो अपन इंश्योरेंस का क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, ठीक है। सेल्वेज स्टॉक क्या होता है, आ जाओ, ये आपका गोडाउन है, आपके गोडाउन में आग लग गई, आपका कपड़ों का शोरूम है, ठीक है, उसी का आपके गोडाउन है अंडरग्राउंड, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया और माल में आग लग गई। गोडाउन में 10 लाख का माल पड़ा था, सारा माल जल गया, कुछ माल रह जाता है 50,000 का, ये क्या है, सेल्वेज वैल्यू है, क्या है, सेल्वेज वैल्यू। बचा कुचा सामान बेचने पर जो पैसा आया उसे क्या बोलेंगे, सेल्वेज वैल्यू बोलेंगे। अच्छा एक पॉइंट और समझो, इंश्योरेंस करवाया आपने अपने स्टॉक का, ठीक है, आपके गोडाउन में आग लग गई और आप बाहर बैठ के ताली बजा रहे हो कि अरे इंश्योरेंस हो रखा है, इंश्योरेंस कंपनी आपको फूटी कौड़ी भी नहीं देगी, ठीक है, आपको पूरी कोशिश करनी है अपने स्टॉक को बचाने की, ठीक है, आपने पूरी आपको पूरी कोशिश करनी है अपने स्टॉक को बचाने की, जितना भी आप बचा पाए उसे बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, सेल्वेज वैल्यू। इंश्योरेंस कंपनी सेल्वेज वैल्यू माइनस करके आपको क्या देती है, क्लेम देती है। नॉर्मल सी बात है, देखो 10 लाख का स्टॉक था पूरा जल गया, 50,000 का बच गया, तो इंश्योरेंस कंपनी 9.5 लाख का ही क्लेम देगी आपको, और अभी तो उससे भी वो कैलकुलेट करेगी। ऐसा नहीं है सामान जला आपने बोला इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, अब वैल्यूअर आएगा वो चेक करेगा अपने हिसाब से वैल्यू निकालेगा फिर आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रायर पीरियड आइटम्स अंडर AS5? AS5 के अकॉर्डिंग प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं, देखो इस साल के फाइनेंशियल्स में आपके पिछले कर्मों की गलतियां आ रही हैं तो वो क्या हो गए, प्रायर पीरियड आइटम्स, मतलब पुरानी कुछ गलतियों की वजह से इस साल आपके इनकम एक्सपेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं आपके प्रायर पीरियड आइटम्स। आपने पिछले साल का रेंट नहीं दिया, इस साल देना पड़ जाएगा, क्या है, प्रायर पीरियड आइटम्स, ठीक है। देखो
फाइंड द क्लेम टू बी मेट बाय इंश्योरेंस कंपनी इफ स्टॉक इज ऑफ 80,000, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ले रखी है आपने 50,000 की। एवरेज क्लॉज इज इंसर्टेड इन दिस पॉलिसी, लॉस बाय फायर कितने का है 40,000 का। फॉर्मूला लिखो। देखो फॉर्मूला लिखने से पहले एक पॉइंट समझते हैं अपन, एवरेज क्लॉज। देखो काफी वेटेज है इंश्योरेंस वाले चैप्टर का, जरूर क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में, ठीक है। और इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। एवरेज क्लॉज क्या होता है, आपने इंश्योरेंस करवाया 50,000 के गुड्स का, ठीक है, लेकिन आपको करवाना चाहिए था 80,000 का, और मान लेते हैं आपके यहाँ आग लग गई 70,000 की, तो आप क्या बोलोगे, अरे 70,000 का माल जल गया, 50 का तो इंश्योरेंस है, कंपनी आपको कितना देगी 50 दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। कंपनी क्या लगाएगी, एवरेज क्लॉज, कि 50 का करवाया, 80 का आपको करवाना चाहिए था, तो हम भी आपको प्रपोर्शनेट ही पे करेंगे, तो कंपनी पूरा 50 आपको नहीं देगी। अब इसे कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा उतना ही क्लेम आपको रिसीव होगा। कैलकुलेटर लाओ है, पेपर में लेकर जाना है, ठीक है, याद दिला देती हूँ, भूल जाओ कहीं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज क्लॉज। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस क्लेम आपको पूरा मिल जाएगा, चाहे से आपका पूरा लॉस कवर हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज क्लॉज। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा इतने का करवाना चाहिए था, इसका मतलब क्या है, ये वो स्टॉक की वैल्यू है जिस दिन आग लगी उस दिन हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाते हैं, उस मेमोरेंडम ट्रेडिंग में, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में जो हम बैलेंसिंग फिगर से यहाँ क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, ये वो स्टॉक है। आग लगी थी उस दिन जो स्टॉक था उस पर आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, आपने कम पे करवाया, तो अब लॉस भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। अब करो वो क्वेश्चन। देखो इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक कितने का है 80,000 का, तो नीचे क्या आ जाएगा 80,000, कि आपको उस दिन 80,000 का स्टॉक था, तो आपको 80,000 का क्या करवाना है, इंश्योरेंस करवाना था, लेकिन आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है, सिर्फ 40,000 की, तो 40,000 की ले रखी है, 80 की लेनी चाहिए थी, नुकसान कितना हुआ है आपका, लॉस कितना हुआ है 50,000, कितना आ जाएगा आंसर 25,000। चाहे से आपने इंश्योरेंस 40,000 का ले रखा है, लेकिन नुकसान आपको 50 का हुआ है, तो आप क्या सोचोगे, 50 का नुकसान है, 40 की पॉलिसी है, कंपनी 40 दे देगी? कतई नहीं देगी। कितना देगी, 25,000 देगी। क्यों देगी, क्योंकि एवरेज क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाता है, ठीक है। कंपनी ये मानेगी कि इसमें से वो वाला अमाउंट है कुछ तो जिनका इन्होंने इंश्योरेंस करवा नहीं रखा है, ठीक है। इतनी आसानी से पैसा नहीं देती इंश्योरेंस कंपनी। इंडेमिनिटी पीरियड क्या होता है, डेट ऑफ डैमेज बाय फायर एंड एंड ऑन द डेट व्हेन द नॉर्मली इट इज रीस्टोर्ड एंड इट डज नॉट एक्सीड 12 मंथ। इंडेमिनिटी मतलब आज आग लगी, आग लगने से और कब तक आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा, मोस्टली 12 महीने से ज़्यादा ये नहीं होता है, 12 महीने के अंदर अंदर ही होता है। इंडेमिनिटी पीरियड मतलब फायर वाली जो डेट है उससे लेके जब तक आपका बिजनेस रिस्टोर होने में जितना टाइम लगा है उसी को क्या बोलेंगे, इंडेमिनिटी पीरियड बोलेंगे, ठीक है। लोडिंग क्या होती है, आ जाओ, लोडिंग वर्ड अपन ने कहाँ पढ़ा था, डिपार्टमेंट में पढ़ा था, और फिर कहाँ पढ़ा था, एक बार ब्रांच में भी पढ़ा था, है ना। देखो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ठीक है। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को मान लेते हैं, डिपार्टमेंट ए है आपका मानसरोवर में और डिपार्टमेंट बी है जगतपुर में। डिपार्टमेंट ए में आपका मान लेते हैं आपका जनरल स्टोर है, आपके यहाँ पे चीनी का स्टॉक खत्म हो गया है। मानसरोवर वाले डिपार्टमेंट में चीनी का स्टॉक क्या हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन जगतपुरा वाले में पूरा स्टॉक पड़ा है। तो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट बी को बोलोगे कि हमें माल भिजवा दो, ये आपको माल भिजवा देंगे। अब जगतपुरा वाला जो डिपार्टमेंट है उसकी चीनी की कॉस्टिंग है
30 रुपीज़ पर केजी, तो मार्केट में बेचते हैं 35 पर केजी। तो देखो जगतपुरा डिपार्टमेंट को मानसरोवर वाले डिपार्टमेंट को कितने पे भेजनी चाहिए? 30 पे, क्योंकि वो सेल थोड़ी कर रहा है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, कौन सा सेल है, लेकिन उन्होंने भेज किस पे दिया? 25 पे। तो 30 क्या है? कॉस्ट है। 35 क्या है? इनवॉइस प्राइस है, जो बाहर के लोगों को बेचा जाता है। ठीक है, 35 पे भेज दिया, मतलब डिपार्टमेंट बी ने अपनी किताबों में फालतू का प्रॉफिट लिख रखा है 5 रुपए का। क्या एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है क्या डिपार्टमेंट बी को? बिल्कुल नहीं हुआ, माल तो बाहर गया ही नहीं, अपने आप घर में खेल रहे हो, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से अपने घर, कुछ काम हो रहा है क्या आपका? नहीं। तो ये जो 5 रुपए हैं वो क्या है? एक्स्ट्रा। इसी को क्या बोलते हैं? लोडिंग। क्या बोलते हैं? लोडिंग। क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट का जो मार्जिन इंक्लूड रहता है उसे क्या बोला जाता है? लोडिंग। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अपन ने ब्रांच में भी देखा था। ब्रांच हेड ऑफिस से माल लेती है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा। अब हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को सामान क्यों भेज रहा है? कि लाओ तुम सेल कर दो। ब्रांच को हेड ऑफिस ने सामान भेजा और इनवॉइस प्राइस पे भेज दिया। 100 का सामान 125 में दिया है। अब ब्रांच अपना स्टॉक कितने से दिखाएगी? 125 से। और ये तो गलत है, सामान तो सिर्फ 100 का ही आया है। क्या 25 रुपए का फायदा हो चुका है क्या हेड ऑफिस को? फायदा कब होगा? तब ब्रांच सेल कर देगी। तो प्रॉफिट का अननेसेसरी अमाउंट जो आपने ऐड कर दिया है कॉस्ट में, उसे क्या कर दो? रिवर्स साइड लिख दो, और इसी को क्या बोला जाता है? लोडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, स्टार मार्क कर लो। और कॉस्ट में हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपका क्या बन रहा है? बिल बन रहा है। कॉस्टिंग है 10 रुपये, प्रॉफिट मार्जिन है 2 रुपये, 12 रुपये क्या होगा? इनवॉइस प्राइस। मान लेते हैं इस फोन की कॉस्टिंग है आपकी 20,000, है ना, मैं इसे 22,000 में बेच रही हूँ, तो 20,000 कॉस्ट हो गई, 2,000 प्रॉफिट हो गया, मिला के जो बिल बनेगा उसे क्या बोलेंगे? इनवॉइस प्राइस। ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हेड ऑफिस ने ब्रांच के में जोड़ दिया था उसे क्या बोलेंगे? लोडिंग। उसे हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, अब कुछ ब्रांच का टॉपिक पढ़ते हैं। देखो नोट कर लेना या फिर समझ लो, तो नोट तो क्या ही करोगे, अब एक ही दिन बचा है ना, और समझ लो। ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स मतलब आप ब्रांच हो, मतलब आप हेड ऑफिस हो, और आप ब्रांच को क्या भेज रहे हो? सामान। आप हो हेड ऑफिस, आपका क्या है? बहुत बड़ा बिजनेस है। अब आप क्या कर रहे हो? अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपने ब्रांचेस खोल दी, अलग अलग जगह पे आपने बहुत सारी ब्रांचेस खोल दी। तो हेड ऑफिस की कितनी सारी ब्रांच है? ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4। अब देखो दो तरीके की ब्रांच होती हैं, एक होती है इनलैंड ब्रांच। इनलैंड ब्रांच मतलब हमारी भारत की धरती पे जो ब्रांच है, मतलब इंडियन ब्रांच, जहाँ पे हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच भी इंडिया में है, ऑपरेशंस भी कहाँ हो रहे हैं? हमारे इंडिया में हो रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे? इनलैंड ब्रांच। ठीक है, और दूसरी होती है आपकी फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच मतलब हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच बाहर है। ठीक है, अब देखो इसमें आपके दो तरीके की होती है। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट, और एक होती है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जहां पर ब्रांच किस पे डिपेंड है? हेड ऑफिस पे। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंसी की बात की गई है वो कौन सी डिपेंडेंसी है? अकाउंटिंग टर्म्स की डिपेंडेंसी। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट, अकाउंटिंग टर्म्स की डिपेंडेंसी पे बात की गई है कि मतलब ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद नहीं बनाती। कौन बनाता है? हेड ऑफिस बनाता है। ब्रांच क्या करेगी? सेल करेगी, परचेज करेगी, बात खत्म। सारी अकाउंटिंग कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। और इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब वो क्या है? खुला है। ठीक है, वो सारा काम क्या करेगा? खुद करेगी। अकाउंटिंग ब्रांच
खुद से करेगी। नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब जिसके पास राइट है अपने अकाउंट्स बनाने का, डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पे डिपेंड है, और दूसरा कौन है यहाँ पर, हेड ऑफिस है। ठीक है, अब यहाँ पर ने अकाउंटिंग सीखी थी 3 मेथड से, डेटर्स मेथड, एक होता है आपका स्टॉक एंड डेटर मेथड, और थर्ड है आपका फाइनल अकाउंट्स मेथड। ये लिख लो, अगर थ्योरी में आया तो कम से कम आप ये तो लिख के ही आ सकते हो, है ना। ये वाला चार्ट बनाया ना, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। कितने तरीके की ब्रांच है, 2 तरीके की, इनलैंड ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। इनलैंड में 2 टाइप हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंड मतलब जहाँ पे अकाउंट्स कौन बनाता है, ब्रांच के हेड ऑफिस बनाता है। इंडिपेंडेंट मतलब जहाँ पे ब्रांच के अकाउंट हेड ऑफिस नहीं बनाता, ब्रांच खुद से ही बना लेती है, सारा काम ब्रांच खुद से कर लेती है। अब देखो डिपेंडेंट ब्रांच में 3 मेथड है, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। डेटर मेथड में क्या होता है, हेड ऑफिस ब्रांच को अपना डेटर मान लेता है। डेटर कौन होता है, जो आपको पैसे देगा, जिसको आपने सामान बेचा। तो हेड ऑफिस अपनी किताबों में ब्रांच को क्या मानेगा, अपना डेटर मानेगा, उस हिसाब से अकाउंटिंग होगी। स्टॉक एंड डेटर मेथड में हेड ऑफिस 4-5 अकाउंट बनाएगा, स्टॉक का अलग, डेटर का अलग, एक्सपेंस का अलग, कैश का अलग। ठीक है, और फाइनल अकाउंट मेथड में बिल्कुल सिंपल है, जैसे अपन 11th में जो ट्रेडिंग P&L बनाया था, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, वैसे बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में। देखो, और एक बार अपन ब्रांच का जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। Give journal entries in the books of head office for recording the transaction, goods and transit in case of branch keeping complete records। देखो क्या एंट्री होगी, नॉर्मल अपन परचेज की क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, या फिर अगर हमने उधार खरीदा है तो क्रेडिटर आ जाएगा। और हम नॉर्मल सेल की एंट्री क्या करते हैं, डेटर टू सेल या फिर कैश टू सेल। डेटर या फिर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स। ठीक है, ये एंट्री होगी आपकी सेल की। ब्रांच के केस में क्या हो जाएगा, परचेज और सेल की जगह क्या लिखते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, और तो क्या एंट्री हो गई, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ठीक है, ब्रांच कौन है यहाँ पे, हमारा क्रेडिटर है। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच कौन है, ब्रांच को पैसे देने तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। यहाँ पे परचेज और सेल को क्या बोला जाता है, गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्रांच का जब हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजों को डेबिट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। देखो नॉर्मल स्टॉक अकाउंट में क्या करते हैं अपन, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं डेबिट साइड, क्रेडिट साइड हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। वही सेम यहाँ लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और स्टॉक कैसे बढ़ता है, परचेज करने से, और यहाँ पे परचेज को क्या बोला जाता है, गुड्स एंड टू ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे माल ब्रांच को हेड ऑफिस ने भेजा है। तो डेबिट में क्या जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच। ठीक है, गुड ट्रांसफर बाय अनदर ब्रांच, किसी और ब्रांच ने भेजा, वहां से आ जाएगा। और सिर्फ डेबिट का ही पूछा है तो ये 3 चीजें आएंगी। ठीक है, अच्छा देखो, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कैरिएज आउटवर्ड सुपरविजन एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट वाइज ही खर्चे कैसे बांटेगो। देखो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, असेट पे,
तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा सेट के बेसिस पर, ठीक है। सैलरीज किसको देते हो आप, एम्प्लॉइज को, तो उन्हीं का क्या होगा, सुपरविजन, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पर क्या बढ़ जाएगा, सुपरविजन का खर्चा। और कैरियज किस पे लगेगा, कैरियज क्या होता है, सामान को बाहर भेजने का खर्चा, कैरियज आउटवर्ड हो गया, सामान अंदर लाने का खर्चा, कैरियज इनवर्ड किस पे लगेगा, सेल पे लग जाएगा, तो कैरियज लगेगा सेल पे, डेप्रिसिएशन लगेगा असेट पे, और सुपरविजन का खर्चा बटेगा आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। क्यों बनाते हैं हम डिपार्टमेंट अकाउंट, जिससे कि हमको अपोर्शनमेंट करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, ठीक है। आपने डिपार्टमेंट अकाउंट अलग अलग बनाए हैं तो आपको पता रहेगा इस डिपार्टमेंट का इतना प्रॉफिट है और इस डिपार्टमेंट का इतना प्रॉफिट है, ए डिपार्टमेंट के इतने एक्सपेंसेस हैं, बी डिपार्टमेंट के इतने एक्सपेंसेस हैं। व्हाट इज इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस, जब आपस में एक दूसरे से ब्रांच क्या करती हैं, ट्रांजेक्शन करती हैं। ब्रांच ए ब्रांच बी से माल ले रही है, ब्रांच बी को माल दे रही है, ब्रांच ए के लिए कुछ डेटर्स का पेमेंट ले रही है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रही है, इसको बोलते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, जब आपस में ही दोनों ब्रांच क्या करती हैं, ट्रांजेक्शन्स करती हैं। ब्रांच अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन पता चल जाए कि भाई ये ब्रांच इतना कमा रही है, ये इतना कमा रही है, सबको जोड़ दिया जाएगा तो पूरा बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, ठीक है। आपके बिजनेस की 4 ब्रांचें ए बी सी डी, चारों का अलग अलग भी पता चल जाएगा, और क्या पता चल जाएगा, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट भी, फाइनेंशियल पोजीशन, कितने असेट हैं, कितनी लायबिलिटी है, कहाँ हम आज स्टैंड करते हैं। ब्रांचेस अभी मैंने बताई थी आपको, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मतलब होम ब्रांच और फॉरेन ब्रांच भी हो गई। होम मतलब इनलैंड और फॉरेन मतलब फॉरेन ब्रांच, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच मतलब जो हेड ऑफिस के ऊपर क्या है, डिपेंडेंस है, और डिपेंडेंसी यहाँ पे कौन सी है, अकाउंटिंग टर्म्स की डिपेंडेंसी है। दैट मीन्स अकाउंट्स डिपेंडेंट ब्रांच के कौन बनाता है, भाई हेड ऑफिस बनाता है, डिपेंडेंट ब्रांच कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। अब ब्रांच तो क्या हो गई, आपका एक हेड ऑफिस अलग है और आपने छोटी छोटी ब्रांच अलग खोल दी, अलग अलग बिजनेस खड़े कर दिए, है ना। अब आता है आपका डिपार्टमेंट्स, ठीक है। डिपार्टमेंट अकाउंट क्या है, ब्रांच का छोटा वर्जन है, जहाँ पे आप बहुत सारे डिपार्टमेंट को बांट देते हो अपने बिजनेस के, कि देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये रहा, सेल का डिपार्टमेंट ये रहा, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट ये रहा। बिजनेस के अंदर भी क्या बन जाते हैं आपके डिपार्टमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट, ठीक है। सबकी क्या करोगे, अलग अलग आप अकाउंटिंग करोगे, सबके अलग अलग प्रॉफिट्स निकाल दोगे, ठीक है। आउटसाइड बिजनेस भी डिपार्टमेंट बनते हैं और बिजनेस के अंदर भी डिपार्टमेंट बन जाते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, जो अपने अकाउंट्स खुद बनाती है, डिपेंडेंट जो हेड ऑफिस से बनवाती है। ब्रांच और डिपार्टमेंट के बीच में डिफरेंस देखो, ब्रांच ऑफ अ कंसर्न आर एस्टैब्लिश्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन सेम टाउन और डिफरेंट टाउन। मेरा हेड ऑफिस यहाँ है, मैंने ब्रांच यहाँ पे खोल दी, कोई दूसरे शहर में खोल दी, वो क्या है, ब्रांच। लेकिन डिपार्टमेंट क्या होता है, एक ही छत के नीचे होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन अलग, सेल अलग, मार्केटिंग अलग, एक ही रूफ के अंदर जो आपने डिवीजन करा उसे डिपार्टमेंट बोलेंगे, और दूसरी छत जहाँ आ गई दैट मीन्स प्लेस चेंज हो गया, उसे क्या बोलेंगे, ब्रांच। When the reserve for unrealized profit is made in departmental account, अगर गुड आपने कौन से प्राइस पे ट्रांसफर किए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है, इनवॉइस, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। माल आप कॉस्ट पे थोड़ी बेचते हो, प्रॉफिट इंक्लूड करके ही तो बेचते हो इनवॉइस प्राइस पे। एंड पार्ट ऑफ विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, स्टॉक का वो हिस्सा जो अभी बिका नहीं है, उसी पे क्या बनाओगे आप, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रॉफिट अभी आपको रियलाइज नहीं हुआ है, दैट मीन्स मिला नहीं है। ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हेड ऑफिस है उसने आपको माल कैसे भेजा है, सेलिंग प्राइस पे। अब जो माल बिक गया उसकी तो एंट्री सही हो गई, अब जो नहीं बिका वो प्रॉफिट तो इंक्लूडेड है। अगर आप उसे नहीं हटाओगे तो अकाउंटिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कॉस्ट के बेसिस पर करते हैं, प्रॉफिट्स पे अकाउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉरेन ब्रांच क्या होती है, ब्रांच आउटसाइड इंडिया, कोई भी और कंट्री में आप, अच्छा उसका फॉरेन ऑपरेशन हो तो भी फॉरेन ब्रांच है, और इंट्रीगल ऑपरेशन हो तो भी फॉरेन ब्रांच है। मान लेते हैं हेड ऑफिस भारत में, ब्रांच फॉरेन में है, तो क्या माना जाएगा, फॉरेन ब्रांच मानी जाएगी। हेड ऑफिस भी बाहर है और ब्रांचेस भी बाहर हैं, लेकिन कंट्रोल यहाँ से हो रही है, तो भी क्या है,
फॉरेन ब्रांच है। मतलब इंडिया में कुछ भी है उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है या फिर फिजिकली हेड ऑफिस भी इंडिया में, तो कौन सी ब्रांच है? फॉरेन। ठीक है। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर कौन से अकाउंट खोलता है? अभी बताया था जस्ट, कौन कौन से खोलता है? स्टॉक का अलग बनाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच का अलग बनाएगा, डेटर्स का अकाउंट अलग बनाएगा, खर्चों का अलग बनाएगा, कुछ एडजस्टमेंट होंगे और रिजर्व्स होंगे उनका अलग बनाएगा। और डेटर मेथड में एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है डेटर मेथड, जिसमें हेड ऑफिस ब्रांच को डेटर ट्रीट करती है और अकाउंट बनाती है। सेकंड मेथड था स्टॉक एंड डेटर मेथड, तो दो तो नाम में ही आ गई, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट। फिर एक खर्चों का बना दो, एक रिजर्व्स का बना दो और एक एडजस्टमेंट का। ये याद रखना, ये जरूर आएगा पेपर में। एक होता है आपका हायर परचेज और एक होता है लीजिंग। लीजिंग मतलब आपने अपने असेट को यूज करने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। और हायर परचेज मतलब आपने अपना असेट ही दे दिया, 4 या 5 साल बाद वो आप उसे असेट बेच भी सकते हो, इसको बोलते हैं हायर परचेज। दोनों के बीच में क्या होता है? डिफरेंस होता है। लीज में पोजीशन किसके पास रहती है? लेसर के पास रहती है, लेसी के पास नहीं जाती है। ठीक है। जो लीगल टाइटल होता है असेट का किसके पास रहता है? जिसका वो असेट है। कैमरा वाला एग्जांपल, मैंने आपको कैमरा लीज पे दिया, कैमरे की मालिक मैं ही हूँ, है ना, लेकिन हायर पे दे दिया। अब उस टाइम पीरियड के लिए मालिक कौन हो गए हो? आप हो गए। अब आप क्या कर सकते हो? कैमरे को 5 साल बाद मुझे पर्टिकुलरली परमानेंट खरीद भी सकते हो, इसको बोलते हैं हायर परचेज। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। लीगल टाइटल लेजर के पास रहेगा लीज एग्रीमेंट में। ब्रोकरेज क्या होता है? जो एजेंट्स होते हैं जो कमीशन लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कमीशन एजेंट बोलते हैं। वो क्या लेते हैं आपसे? ब्रोकरेज। कुछ कमीशन का अमाउंट चार्ज करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ब्रोकरेज। कमीशन का ही दूसरा नाम क्या है? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज एक टाइप है कमीशन का जो पे किया जाता है किसको? एजेंट को, जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं कंपनीज के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। जैसे कि अपन जब स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट में डीलिंग करते हैं तो जो एजेंट होते हैं उन्हें क्या देते हैं अपन? कमीशन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज। ठीक है। दलाली जैसे हिंदी में बोलते हैं। आ जाओ। एक कंपनी है जो सेल कर रही है और एक है जो खरीद रही है। ठीक है। सेल करने वाली को क्या बोलेंगे? वेंडर कंपनी। और परचेज करने वाली को क्या बोलेंगे? परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के क्या नहीं लेती? देखो, शेयर कैपिटल नहीं लेगी, रिजर्व फंड नहीं लेगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड फंड्स नहीं लेगी, मतलब इंटरनल लायबिलिटी नहीं लेगी। मालिकों का जो पैसा है वो कंपनी नहीं लेगी, उसके अलावा सारे असेट और लायबिलिटीज ले लेगी। ठीक है। सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? वो सिक्योरिटीज जो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, जैसे कि हाउसिंग बोर्ड हो गए, यूनिवर्सिटी ने इशू कर दिया कुछ, तो वो क्या है? सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और जो बिल्कुल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है वो क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। इसी के साथ खत्म होते हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 1 या 2 मार्क्स के आएंगे। अब आते हैं आपके लेंदी क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है। आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, आप उस पीडीएफ से एक बार पढ़ लेना। ठीक है। क्या हुआ? व्हाट इज, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग? अभी पढ़ा था अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके, क्लासीफाई करके, उनकी समरी बना के हम क्या करते हैं उसमें? डिस्क्लोज करते हैं। तो डेफिनेशन लिख देना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग? देखो, बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी पता नहीं चलेगी। ठीक है। अकाउंट, अगर आपने मान लेते हैं क्रेडिट सेल की,
अब देखो बिजनेस कर रहे हो तो रोज ही आप उधार खरीदोगे, उधार बेचोगे, अगर आपने अकाउंटिंग नहीं करी तो आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्यों करते हैं अपन? बिजनेस को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए। आ जाओ, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, बिजनेस का आइडेंटिफिकेशन, इट मीन्स आइडेंटिफाइंग और डिटरमाइनिंग द ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड। कौन से ट्रांजेक्शन कब और कैसे रिकॉर्ड करने हैं वो क्या बताता है आपको? अकाउंटिंग बताता है कि देखो सेल की ये एंट्री होती है, सेल में पैसा आता है तो सेल आपकी इनकम है, तो कौन बताएगा ये सब? अकाउंटिंग बताएगा। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग क्या है? एक कला है बिजनेस को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की। ठीक है, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जहां पे हम अकाउंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ, इतना तो सबको आता ही होगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं कि पर्सनल में क्या आएंगे? सारे हमारे पर्सन्स आएंगे, वेदर इट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल या फिर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रियल में क्या आएंगे? सारे असेट आते हैं, और नॉमिनल में क्या है? आपके सारे एक्सपेंसेस एंड सारी इनकम आती है। खर्चे और इनकम किस में आएंगे? नॉमिनल में आएंगे। तो इसी हिसाब से हम अपने ट्रांजेक्शन्स की क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग कर देते हैं। किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का पार्ट है। देखो जो आपने डेफिनेशन लिखी ना, बस उसी के एक एक वर्ड को लिखते जाओ और उसके बारे में लिखते जाओ। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन है, आप जितना लिख सकते हो उतना लिख देना। ठीक है, जो भी आपने मैराथन क्लास में सुना इससे रिलेटेड सब लिख देना है इसमें। ठीक है, समरी में क्या करोगे आप? समरी बनाओगे। अच्छा, समरी किस में बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस में बनाते हैं, और अपने ट्रेडिंग P&L में भी बनाते हैं। अकाउंट्स की समरी बनाते हैं ना ट्रेडिंग P&L में, बस वही लिखना है। फिर उससे एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं? कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ऐसे स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, रेशियोज निकालेंगे, जिससे बिजनेस का क्या होगा? एनालिसिस होगा। हो गई अकाउंटिंग पूरी। और इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को जिससे ज़रूरत है उसे पास करते हैं। किसको होती है? सबको ज़रूरत होती है, जो इंटरनल यूजर्स हैं वो, एक्सटर्नल हैं वो। ठीक है, अगर आपने अकाउंटिंग नहीं की, मान लेते हैं आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, आपको बैंक से लोन चाहिए, 1 रुपये का लोन नहीं मिलेगा आपको। बैंक क्या मांगेगी? आपके फाइनेंशियल्स मांगेगी कि भाई तुम क्या बिजनेस कर रहे हो, उसका लेखा चिट्ठा तो दो। आपके पास है ही नहीं, तो आप लोन लेने भी मत जाओ। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली कि जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, अगर पिछड़े वर्ग में कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। आपने अकाउंटिंग ही नहीं की, कुछ नहीं मिलेगा अब आपको। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटिंग भी बहुत जरूरी है। ओनर्स भी उस इंफॉर्मेशन का यूज लेंगे, आउटसाइडर भी, लैंडर भी। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके अकाउंटिंग के? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है बिजनेस का। ठीक है, रेशनल डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग अच्छे से की है तो आप अच्छे से डिसीजंस ले पाओगे। आपको साफ दिख रहा है इतने असेट है, इतने खर्चे हैं, ज़्यादा खर्चे हैं तो आप कौन सी पॉलिसीज अपनाओगे कि भाई ये खर्चे कम हो। इनकम कम हो रही है तो आप कुछ ऐसा करोगे कि इनकम आपकी बढ़ने लग जाए। आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, खर्चों पर रोक लगाओगे, अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा अगर आप अच्छे से अकाउंटिंग करोगे तो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, ये तो ऐसी बात है जैसे सबको पता है। तो बस क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए करते हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, P&L में प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? एक पर्टिकुलर पीरियड की। और पर्टिकुलर पीरियड क्या होता है? 1 साल। बैलेंस शीट 1 साल की तो बनाते हैं, लास्ट डेट पर हम बैलेंस शीट बनाते हैं पूरे साल की, जिससे ये पता चलता है कि आज बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, क्या तो असेट है उसकी और क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ब्रीफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। कैसे भी घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछेगा, आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो अकाउंटिंग सिर्फ आपकी फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होती कि पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है उसी की अकाउंट करेंगे।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है जहाँ पे आप अकाउंट्स को अच्छे से मैनेज करते हो। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस वेरियस टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट टू अकाउंटिंग डेटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करोगे, और उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फायदा कौन लेता है? अपना मैनेजमेंट ही लेता है। क्यों लेता है? आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करोगे, पता चलेगा कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। अब उसी हिसाब से मैनेजमेंट क्या करेगा? लोन की प्लानिंग करेगा, किससे पैसे लेने हैं उसकी प्लानिंग करेगा, किसको पहले देने हैं उसकी प्लानिंग करेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या हेल्प हो गई? मैनेजर्स को हेल्प हुई अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए, इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने के लिए। कौन सी हेल्प हो गई? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे कि आपका मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितनी लग रही है, आपके ऊपर के खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे कितने लग रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक हो गई आपकी, कॉस्ट अकाउंटिंग एक हो गई आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग मतलब जो अकाउंटिंग कौन करता है? सरकार करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है, मिल के भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग कौन करता है? टैक्स डिपार्टमेंट करेगा, सेल टैक्स, इनकम टैक्स। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज के डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे और मेजर करेंगे। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट असेट है आपके ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन, ठीक है। अगर ह्यूमन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, तो इसकी भी क्या करोगे आप? अकाउंटिंग करोगे। जो भी याद आ रहा है ना आप सबकी अकाउंटिंग कर दो, मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल्स की, कॉस्ट की, ह्यूमन की, गवर्नमेंट की, टैक्स की, ठीक है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका एज अ बिजनेस ये धर्म बनता है, ये कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी है कि आप समाज के लिए भी कुछ करो, और आप ऐसा कोई भी बिजनेस ना करो जिससे सर हमारा सोशल वेलफेयर हर्ट हो रहा है ना। कंपनीज के लिए तो क्या रूल होता है? CSR का रूल भी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप सोसाइटी के लिए करोगे, है ना। कुछ अच्छा काम कर दो, NGO खोल दो, और ये पर्टिकुलरली रूल होता है, करना ही पड़ता है कंपनी को, स्पेसिफिक कंपनीज को। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वो पॉलिसीज, वो मेथड जो आप अकाउंटिंग करने के लिए चूज करते हो। मेथड ऐसा होना चाहिए एकदम बढ़िया, आप चूज करो और आपका अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी रहे, है ना। आप हर साल उसे फॉलो कर पाओ। मेथड इजी होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपके बिजनेस के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए। आपका बिजनेस कुछ और है और आप मेथड कोई और फॉलो कर रहे हो, है ना। मेथड का रेलिवेंस होना चाहिए। देखो मेथड रेलिवेंस होना चाहिए मतलब उसका आपको फायदा मिलना चाहिए, और मेथड सही होना चाहिए आज भी और आने वाले फ्यूचर में भी, ठीक है। आपको मेथड भी अच्छे से चूज करना है, अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा के चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस। वो आपको नाम देगा, आपको पर्टिकुलरली ये समझाने हैं। फर्स्ट समझते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो, उनको क्या करना है? आपको लिखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपका बिजनेस है, ठीक है। अब आपके बिजनेस पे एक एम्प्लॉय काम करता है, चिंटू नाम का, ठीक है। आज चिंटू की अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई, उसका मूड खराब है, ठीक है। अब वो शॉप में आया, कस्टमर से उसने बहुत बेकार तरीके से बात की, कस्टमर चला गया, कस्टमर नाराज होके चला गया, ठीक है। जैसे ही कस्टमर गया, आप वहीं खड़े थे, है ना, आप देख रहे हो कस्टमर गया, आपका नुकसान तो हो गया। कितने का हुआ? कोई पता नहीं है कितने का हुआ, अमाउंट तो पता ही नहीं है ना। अब आप इस लॉस को मनी में मेजर कर ही नहीं सकते हो, तो क्या आप इसे लिखोगे? क्या? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। यही पॉइंट आप अकाउंट्स की डेफिनेशन में भी लिख कर आ जाओगे। क्या अकाउंटिंग इसकी होती है? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की होगी जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिनको रोकड़े में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया मनी मेजरमेंट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? असेट को किस पे दिखाओगे? कॉस्ट पे दिखाओगे। ऐसा नहीं है मार्केट में असेट की वैल्यू हाई है, हाई दिखा दिया, कम हो गई, कम दिखा दिया, नहीं, आपको हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही उसे शो करना है। फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन क्या कहता है? प्राइमरी जो बेसिक अजम्पशंस हैं, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हो तो मत दिखाओ,
उसके अलावा कुछ आप और फॉलो कर रहे हो, सबको क्या करो, डिस्क्लोज करो। अच्छा, और क्या डिस्क्लोज करना था, मटेरियल फैक्ट्स को, मटेरियल मैटर्स को भी आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ये कौन सा कन्वेंशन कहता है आपका, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्या बताता है, सारे मटेरियल कॉन्सेप्ट्स को क्या करो आप, डिस्क्लोज करो। कंसिस्टेंसी, आज जो पॉलिसी फॉलो कर ली नेक्स्ट ईयर भी वही करो, और नेक्स्ट ईयर भी वही करो, और नेक्स्ट ईयर भी वही करो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पॉलिसीज फॉलो करने में। गोइंग कंसर्न, अब से चौथी या पांचवी बार आ रहा है ये गोइंग कंसर्न, क्या, ना आज न कल, नॉट टुडे और नॉट इन नियर फ्यूचर। बिजनेसमैन का कोई भी प्लान नहीं है बिजनेस को बंद करने का। इन फोर्सिबल फ्यूचर बिजनेसमैन इज नॉट थिंकिंग अबाउट शटिंग डाउन हिज बिजनेस। और ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटिंग कैसे होगी, डबल एंट्री सिस्टम से। अगर आप सब पे आधा आधा पेज पे लिख कर आओगे तो कितने हो गए, 5 दे रखे हैं आपके पास, आराम से 4-5 पन्ने बढ़ जाएंगे आपके। और ये तो बेसिक अकाउंट्स है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसे बोर्ड पे समझते हैं। ये है आपकी एक कैश बुक। सबसे पहले कैश बुक होती क्या है, कैश बुक एक टाइप की सब्सिडरी बुक है जिसमें सारे कैश के ट्रांजैक्शन बिजनेस क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन हो, सेल हो, परचेज हो, है ना, कोई भी एक्सपेंस पे किया हो, इनकम रिसीव की हो, जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो कैश में होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। अब कैश बुक कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। अच्छा देखो, कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, क्योंकि कैश कभी आपके पास क्रेडिट में नहीं हो सकता। आपके पास पैसा जितना है उतना ही तो आप खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा खर्च कर सकते हो। कैश की बात हो रही है, बैंक की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कैश। क्या बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है क्या, बिल्कुल। आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये हैं, आप 1200 निकाल सकते हो अगर बैंक आपको परमिशन देती है। दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लेकिन आपके पॉकेट में 1000 का नोट है, आपको 1500 की चीज़ खरीदनी है, आप कैश में उसे खरीद ही नहीं सकते। कब खरीदोगे, पहले 500 का नोट डालो, फिर 1500 का खरीदो, तो पहले पैसा आएगा, पहले डेबिट की एंट्री होगी। ये होती है आपकी कैश बुक। कितने तरीके की होती है, 3। सिंगल कॉलम, जहाँ पे किसका कॉलम बनता है, सिर्फ कैश का। एक होती है आपकी डबल कॉलम, किसका बनेगा, कैश का और बैंक का। और एक होती है आपकी ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और कैश डिस्काउंट वाला कॉलम बनता है। एक बिजनेस में पैटी कैश बुक भी बनती है। पैटी कैश बुक मतलब बिजनेस के डे टू डे बहुत छोटे मोटे खर्चे, चाय का खर्चा, पेन का खर्चा, है ना, कैलकुलेटर का खर्चा, ये जो बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसके लिए क्या बनाते हैं, पैटी कैश बुक भी बनाते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हो सकता है डिस्काउंट ना आए, आपके 2 बैंक में अकाउंट है, बैंक SBI, बैंक PNB, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है कि आप डिस्काउंट का कॉलम बनाते हो या नहीं बनाते हो, दैट इज योर ओन चॉइस, ठीक है। अब देखो, कैश बुक के थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं सारे उसमें रिकॉर्ड होंगे, और 10-15 एंट्रीज कैश की लिख के आ जाना, ठीक है। ये एंट्री है, इसकी एंट्री होगी, ये कैश बुक में ऐसे आएगा। फिर एक फॉर्मेट, अपने ही मन से कोई भी क्वेश्चन ड्राफ्ट करो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन उसमें कैश के डालो और कैश बुक में एंट्री करके दिखा दो, एग्जामिनर खुश, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स बता देना, ये सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। अच्छा, फॉर्मेट क्या है, नॉर्मल फॉर्मेट है आपका, डेबिट, क्रेडिट, चले। कैश के कॉलम में कैश के ट्रांजेक्शन्स आएंगे, बैंक के कॉलम में सारे बैंक के आएंगे, और डिस्काउंट में सिर्फ कैश डिस्काउंट आएगा, यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा। देखो, आपको अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन लेना है, उसकी जर्नल करनी है, पोस्टिंग करनी है लेजर में और कैश बुक बना देनी है।
इसका तो आप कितना बड़ा आंसर चाहो उतना बड़ा आंसर लिख सकते हो। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज अपन, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखो अकाउंटिंग जब प्रोसेस कर रहे थे अपन, पहले क्या करा था, रिकॉर्ड करा था, फिर उसको क्लासीफाई करा था, फिर उसको समराइज करा था। जब हमने समराइज किया तो ट्रायल बैलेंस में लिखा था। ट्रायल बैलेंस में लेजर अकाउंट के सारे बैलेंसेस आते हैं। कौन से? क्लोजिंग बैलेंस। क्या ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट है क्या आपका? नहीं। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो क्या बताएगा? सारे लेजर के क्लोजिंग बैलेंस, ये डेबिट का और ये क्रेडिट का। ठीक है, जितने भी आप लेजर अकाउंट बनाओगे सबके क्लोजिंग बैलेंसेस निकलेंगे, सबको ट्रायल बैलेंस में लिख दो। अच्छा मान लेते हैं एक डेटर था राम, आपने उसको सामान भेजा 1 लाख का, उसने आपको पैसे दे दिए 1 लाख। अब क्या आपकी बुक्स में राम खुला हुआ है? नहीं, तो राम ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। जो भी अकाउंट्स खुले हुए हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, याद रखनी है ये बात। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो ओपनिंग आ जाता है, परचेज आ जाती है और सेल आ जाती है, माइनस है ना। ओपनिंग आ गई, परचेज आ गई, सेल आ गई, तो एवेंचुअली आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख तो दिया। जितना माल खरीदा, जितना ऑलरेडी है और जितना बेच दिया, क्या दिख रहा है? जो बचा है वही तो दिख रहा है। इसलिए हम अलग से क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखते, अलग लिख दिया तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट बना देना। अब देखो एक रूल होता है आपका क्लियर। क्लियर वाला रूल क्या कहता है? C फॉर कैपिटल, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेट, R फॉर रेवेन्यू। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, असेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, और जो हमारे रेवेन्यू है मतलब इनकम है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। गॉट इट? अब इनके हिसाब से 5-10 चीजें उठा लो। सेल क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। परचेज डेबिट कर दो ना, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, फर्नीचर असेट है डेबिट कर दो, कैपिटल लायबिलिटी है क्रेडिट कर दो, ड्राइंग्स खर्चा है आप क्या कर दो? उसे डेबिट कर दो। ऐसे ही आप ट्रायल बैलेंस में इनको दिखा सकते हो। ठीक है, आज जो भी पढ़ाया सारे शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप के अपन ने 5 क्वेश्चंस कवर करे। ये सब आपको अच्छे से एक बार आज पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट बचा बचा पार्ट अपन कल करेंगे। कल कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, उसके बाद अपन फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अपने कुछ प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।